जय हिंद। दोस्तों, आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही खास होगी क्योंकि इस एक क्लास के माध्यम से आज आपके 25 से 30 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज का यह जो क्लास है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का, ठीक है ना, मॉडल पेपर के ऊपर है। ठीक है ना, आप लोग को पता ही होगा और नहीं भी पता हो तो हम बता देते हैं कि बिहार बोर्ड ने, ठीक है ना, बिहार बोर्ड वेबसाइट पर, ठीक है ना, इतिहास का सारे विषय का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। ठीक है ना, और आज हम उसी मॉडल पेपर का हिस्ट्री का करने वाले हैं जो 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस मॉडल पेपर से आपके 25 से 30 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं, बता देते हैं। ठीक है ना, कोई भी मॉडल पेपर हो वहाँ से 25 से 30 नंबर प्रश्न आने ही वाले हैं। ठीक है ना, तो ये वीडियो आपके लिए, यह क्लास आपके लिए बहुत ही खास होगी क्योंकि आज आपके 25 से 30 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। उसके साथ साथ और भी क्या कंप्लीट होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, पहला तो 25 से 30 नंबर कंप्लीट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि आज तक आपने जो भी तैयारी की है, ठीक है ना, जितनी भी तैयारी की है, तो आज आपको पता चलेगा कि आपने तैयारी कितनी की है और कितनी अभी बाकी है, कितनी तैयारी हो गई है और कितनी अभी बाकी है, ये भी पता चलेगा। दूसरे उसके बाद पता चलेगा कि आप जो भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, आप जो भी पढ़े हैं क्या वास्तव में, ठीक है ना, आप जो भी पढ़े हैं क्या उसी प्रकार के प्रश्न वास्तव में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये भी पता चलेगा। तीसरा पॉइंट पता क्या चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, आखिर क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक और खास बात बता दूं, आप किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है ना, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो या फिर झारखंड बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आपके लिए यह वीडियो ही बहुत ही खास होगी, यह क्लास बहुत खास होगी। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप कोई भी बोर्ड से हो, यहाँ से आपके प्रश्न आने वाले ही हैं। ठीक है ना, आएगा ही प्रश्न यहाँ से। ठीक है ना, तो आप कोई भी बोर्ड के हो, ठीक है ना, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही खास होगी वीडियो यह। ठीक है ना, हम लोग बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दिया गया है। ठीक है ना, सही चीज़ दिख रही है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का 2024 का वार्षिक के लिए है। ठीक है ना, वार्षिक के लिए यानी कि आने वाले आपके 1 फरवरी का जो एग्जाम होगा उसी के लिए है, मॉडल पेपर हिस्ट्री का। ठीक है ना, जिसके लिए यहाँ पे कितना समय दिया जाता है, 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है ना, 100 मार्क्स के लिए। इसी तरह के प्रश्न आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ से भी आपके 25 से 30 प्रश्न रहेंगे। और इसके साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसमें जितने सारे सब्जेक्टिव है उसको भी कराने वाले हैं। ठीक है ना, क्लास थोड़ी लंबी होगी पर घबराइएगा नहीं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दिया है कि उम्र सीट कैसे भरना है, क्या करना है। ठीक है ना, कैसे अपनी गलती नहीं करनी है, कैसे सही सही लिखना है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दिया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग बिना देरी किए हम लाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है ना, कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कैसे क्वेश्चन का पैटर्न है। ठीक है, चलिए आपका पहला प्रश्न आपके सामने रहा। ठीक है ना, देखिए कितने आसान कितने इजी प्रश्न है। ठीक है ना, बहुत मजा आएगा सारे प्रश्न को करने के। 100 प्रश्न करेंगे। ठीक है ना, 100 से 20 से 25 आपके बिहार में रहेंगे और उसके साथ साथ इसका सब्जेक्टिव भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपका क्या कहता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, कौन नहीं है। ऑप्शन ए में है साहित्य, बी में है सिक्के, सी में है भग्नावशेष, ठीक है ना, भग्नावशेष, और डी में है अभिलेख। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो सिक्के है, सिक्के क्या है, पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। भग्नावशेष यानी भवन का जो अवशेष होता है वो भी पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। अभिलेख जो है वो भी पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो साहित्य है, साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन जो ए है क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न हमने कराए हुए हैं। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर क्या है, कितना आसान प्रश्न है कि दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। ठीक है ना, जो दयाराम साहनी है वो किसका उत्खनन करवाए थे। ठीक है ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने ही किया था। तो आपका ऑप्शन जो बी है हड़प्पा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि दयाराम साहनी ने किसका उत्खनन कराया था, हड़प्पा का। और मोहनजोदड़ो का किसने कराया था, मोहनजोदड़ो कराया था राखाल दास बनर्जी अर्थात RD बनर्जी करवाया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कितने आसान प्रश्न आया है। ठीक है ना, इसी तरह के इसी लेवल के प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में देखने को मिलेंगे, इसी तरह आसान प्रश्न। ठीक है ना, और बहुत मजा आएगा बनाने में। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, यहाँ पे हम सारे ऑप्शन नहीं लेंगे क्योंकि उस समय आपके पास बहुत कम है, 100 प्रश्न को करना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं या फिर केवल आप लोग आंसर याद कीजिएगा। ठीक है ना, जो ऑप्शन होगा उस इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बता देंगे। और हाँ, अगर आप लोग को इसका उत्तर मालूम हो, ठीक है ना, उत्तर मालूम हो तो उसके लिए आपको 2 से 3 सेकंड दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताइएगा ताकि उससे पता चले कि आप लोग कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, आप लोग की
रिवाइव भी होती रहेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है ना। और पूरी हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता पूरी कितनी नदी के किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह हो जाएगा सिंधु। ठीक है ना। पूरी हड़प्पा सभ्यता, ध्यान से सुनिएगा, पूरी जो हड़प्पा सभ्यता है, पूरी हड़प्पा सभ्यता है वह सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है ना। और केवल हड़प्पा नगर जो है वह रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है। तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सिंधु नदी मोहनजोदड़ो के किनारे वसित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, लोथल। लोथल कहाँ स्थित है, कितना आसान प्रश्न है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। ठीक है ना। कहाँ स्थित है, गुजरात में। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। जब कोई व्यक्ति लोथ हो जाता है तो वह क्या होता है, गुजर जाता है। ठीक है ना। तो गुजर से हो गया गुजरात, लोथ हो जाता है तो गुजर गया, अर्थात गुजरात। तो आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। ठीक है ना। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है ना। और सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग के जो नेता है कौन बने थे, वो बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, सर विलियम जोन्स ने किया था। अर्थात आपका ऑप्शन जो डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही मजे मजे से 100 प्रश्न को करने वाले हैं, एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, थोड़ी सी भी मिस मत कीजिएगा, कोई भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा। हो सकता है कि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है ना। तो मिस मत कीजिएगा कोई भी प्रश्न, और मजे मजे से सारे प्रश्न को करते चलिए। 100 प्रश्न कराएंगे और इसके साथ साथ इसके सब्जेक्टिव भी कराने वाले हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पुरातत्व, ठीक है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे। अभी बताया हमने कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जो पहला नेता कौन था, पहले डायरेक्टर कौन थे। ठीक है ना। तो ए कनिंघम, कौन थे, ए कनिंघम। आपका ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ए मतलब होता है अलेक्जेंडर, ठीक है ना, और कनिंघम तो कनिंघम। तो पुरातत्व विभाग के नेता कौन है, डायरेक्टर कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। ये प्रश्न हमने इसके पिछले क्लास में करा दिए हैं। 8 नंबर जो प्रश्न है पिछले क्लास में कराए हैं, इसमें बहुत सभी प्रश्न को हमने पिछले क्लास में कराया है। ठीक है ना। आज आपका पता चलेगा कि आप कितने ध्यान से कितने मन से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। बस उत्तर दीजिएगा पक्का। ठीक है ना। सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग को जवाब दें। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जवाब देना है सारे प्रश्नों का उत्तर का प्रश्न का। ठीक है ना। जो आता है वो आपको उसको भी देना है, जो नहीं आता है खुद से गेस करके देना है। अगर आपका गलती हो जाता है तो उसको सुधार देना है। ठीक है ना। बस कमेंट बॉक्स में उत्तर को कमेंट करना जरूरी है। ठीक है। चलिए अगला क्या है कि मुद्रा राक्षस किसने रचित किया है। मुद्रा राक्षस मतलब किसकी रचना है, तो विशाख दत्त की। किसकी रचना है, विशाख दत्त की। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियां का उल्लेख किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियां का उल्लेख किया गया है, मतलब किसके जीवन को लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति में, तो समुद्रगुप्त की। किसकी, समुद्रगुप्त की। और यहाँ पे समुद्रगुप्त को किस नाम से जानते हैं, तो भारत का नेपोलियन। ठीक है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कि अशोक ने, ठीक है ना, अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। अशोक ने जब कलिंग युद्ध किया था, कलिंग युद्ध कब किया था, 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध किया था। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वह किस शिलालेख में मिलता है, तो 13वां शिलालेख में। किस शिलालेख में, 13वां शिलालेख में। अर्थात आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सारे प्रश्न को कराने वाले हैं। ठीक है ना। मजे मजे से सारे प्रश्न को कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय, ठीक है ना, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण युग, सोना का युग, कौन सा काल जाना जाता है, तो मैं आपको बताया था पिछले भी क्लास में। ठीक है ना, कि भारतीय युग का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल। कौन सा काल, गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन जो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है। ठीक है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने किया है, तो कालिदास ने। किसने किया है, कालिदास ने किया है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर प्रश्न कि 16 महाजनपदों में, 13 नंबर प्रश्न कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। सबसे शक्तिशाली, ठीक है ना, सबसे पावरफुल जो महाजनपद है कौन है, तो मगध है। कौन है, मगध है। 16 कुल प्राचीन में कुल 16 महाजनपद थे, उनमें सबसे पावरफुल जो था, सबसे शक्तिशाली जो था वो कौन था, मगध था। अर्थात आपका ऑप्शन ए जो क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा
कि एलोरा में, ठीक है ना, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया था? तो राष्ट्रकूटों ने बनाया था। किसने बनाया था? राष्ट्रकूटों के राजवंशों ने बनाया था। अर्थात आपका ऑप्शन जो डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? ये तो हलवा वाला क्वेश्चन हो गया जी, कितना बबुआ क्वेश्चन दे दिया है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, भारी भारी क्वेश्चन रट लीजिएगा एकदम पूरा, लेकिन वैसे नहीं, ठीक है ना। अच्छे से रटने की भी जरूरत नहीं है, समझ कर याद कीजिए, ठीक है ना। इसी तरह के इसी लेवल के प्रश्न आपको याद करना है, ठीक है ना। हम जितने सारे प्रश्न कराए हुए हैं वो इसमें से बहुत सारे प्रश्न इसमें से आए हुए हैं, ठीक है ना। तो सारे क्लास को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? सबसे पहले यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। और कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। और यहाँ से एक और प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो भी 18 ही है, ठीक है ना। यहाँ पे महाभारत की युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। अर्थात आपका ऑप्शन जो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि महाभारत की रचना किसने किया? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। और किसने किया है? तो महर्षि वेद व्यास ने किया है। किसने किया है? वेद व्यास ने किया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की है? आही गया वही प्रश्न कि महाभारत की। किसकी? महाभारत की रचना किसने किया है? महर्षि वेद व्यास ने। यहाँ पे महर्षि नहीं दिया है, अभी दे भी सकता है, कोई बात नहीं है। तो महर्षि वेद व्यास ने या फिर वेद व्यास ने किसकी रचना की है? महाभारत की। अर्थात आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और एक और पे है यहाँ पर रामायण की रचना किसने किया है? तो वाल्मीकि जी ने किया है। किसने किया है? वाल्मीकि जी ने। और रामचरितमानस की रचना किसने किया है? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या, देखिए कितना आसान प्रश्न है। वेदों की संख्या कितनी है जी? 4 है। कितनी है? 4 है। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और प्रश्न याद कर लीजिए कि वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदों की तो संख्या 4 है, लेकिन वेदांगों की संख्या यानी कि वेदों की उपवेदों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या वो 6 है। तो इसको अंग बोलते हैं, ठीक है ना। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। और वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, वह उसको किसने खत्म कर दिया था? किसने नष्ट कर दिया था? जला दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है ना। तो उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने आया था और नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? ध्वस्त मस्त कर दिया। उसमें प्राचीन के सबसे विशालतम विश्वविद्यालय थे कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है ना, पूरे विश्व के। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सांची का मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? सांची में जो मध्य प्रदेश में जो सांची है, ठीक है ना, वह किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिले में। किस जिले में? रायसेन जिले में। अर्थात आपका ऑप्शन जो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इतना आसान प्रश्न। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में। अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? विनय पिटक, ठीक है ना, वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी, ठीक है ना, बौद्ध धर्म से। यहाँ पे विनय पिटक दिया है। यहाँ पे एक और बौद्ध आपको मालूम नहीं होगा, ठीक है ना, पाए हमने कि बौद्ध धर्म के, ठीक है ना, 3 पिटक थे, ठीक है ना। कितने पिटक थे? 3 पिटक थे, जिन्हें हम लोग त्रिपिटक कहते थे, ठीक है ना। तीनों पिटक कौन थे? एक विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा था अभिधम पिटक। तो यहाँ पे विनय पिटक न देकर आपका सुत्त पिटक भी पूछ सकता है या फिर अभिधम पिटक भी पूछ सकता है। तो ये तीनों पिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। तीनों पिटक में क्या मिलते हैं? तो भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तीर्थकर मतलब होता है शिक्षक, ठीक है ना। जैसे हम लोग आज सर कहते हैं, गुरु कहते हैं, वहीं जैन धर्म के 24वें जो गुरु थे वह कौन थे? जैन धर्म के 24वें गुरु कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। और 23वें पूछ सकता है, अगर 23वें पूछेगा कि 23वें तीर्थकर कौन थे, तो वह थे पार्श्वनाथ, ठीक है ना। पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थकर और 24वें थे महावीर स्वामी। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न पूछ सकता है कि पार्श्वनाथ के, ठीक है ना, यानी 23वें तीर्थकर के 23वें तीर्थकर के किस मतलब एक इन्हें 4 सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। 23वें तीर्थकर यानी पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत, ठीक है ना, पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत वह था ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत किसने जोड़ा था? तो 24वें तीर्थकर अर्थात महावीर स्वामी ने, ठीक है ना। तो इसको भी याद कर लीजिएगा कि पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में 5वां सिद्धांत, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी जोड़ा था। और यहाँ पे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी हो जाएंगे। हम जितने सारे बातें बता रहे हैं, सभी प्रश्नों को बता रहे हैं, बीच में से बहुत सारे प्रश्न बता रहे हैं, सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिएगा। हो सकता है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में यहाँ से याद ना पूछ कर, ठीक है ना, 23वें तीर्थकर पूछ दे, ठीक है।
ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। इस लेवल के प्रश्न है तो आ सकते हैं इस लेवल के प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि महिला संत कराइकल जो है, कराइकल किस धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। महिला संत कराइकल, कराइकल एक आदमी है, ठीक है ना, सॉरी आदमी नहीं मतलब स्त्री है, महिला स्त्री है। वह किस धर्म से है, यानी किस धर्म को मानती थी महिला कराइकल, ठीक है ना। कराइकल जो है वह किस धर्म को मानती थी, ठीक है ना। ऑप्शन में ए है हिंदू, जैन, बौद्ध, शैव। तो मैं आपको बता दूं शैव धर्म को, किस धर्म को, शैव धर्म को मानती थी। कराइकल जो थी वह शैव धर्म को मानती थी। एक और यहाँ पे महिला संत आती है, वह है मीरा। तो मीरा किसकी भक्ति करती थी, वह करती थी श्री कृष्ण की, ठीक है ना। किसकी करती थी, श्री कृष्ण की। एक और आती है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कराइकल हो गया शिव, एक और आती है मीरा, वह हो गया कृष्ण, और एक और आती है महिला संत अंडाल, ठीक है ना। अंडाल किसकी भक्ति करती थी, किसकी भक्ति थी, वह थी भगवान विष्णु की, ठीक है ना। किसकी थी, भगवान विष्णु की। अंडाल थी विष्णु की, कराइकल थी शैव की, और मीरा थी मीरा श्री कृष्ण की। मीरा किसकी थी, तो कृष्ण की। ये तीनों याद कर लीजिएगा, अंडाल विष्णु की, मीरा कृष्ण की, कराइकल शिव की, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है, ठीक है ना। आप लोग याद कीजिए, मैं हमने पढ़ाया था, ठीक है ना, कि जैन धर्म जो था, जैन धर्म के गुरु की मृत्यु के बाद, ठीक है ना, जैन धर्म के गुरु की मृत्यु के बाद यह जैन धर्म दो भागों में बट गया। एक बढ़ गया दिगंबर, एक बढ़ गया दिगंबर, और दूसरा बन गया श्वेतांबर। और जो दिगंबर लोग थे, ठीक है ना, वह क्या हो गए, नंगे रहने लगे, और जो श्वेतांबर थे वह श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। तो यहाँ पे दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से हो जाएगा, तो जैन धर्म से हो जाएगा। अर्थात आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते हैं, मजे मजे से सारे प्रश्न को करेंगे, ठीक है ना। घबराइएगा मत, ठीक है ना, और बताइएगा मत, एकदम से मजे मजे से सारे प्रश्न को करेंगे। कान में एयरफोन लगा लीजिए और 100 के 100 प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। 100 के सभी प्रश्न को उत्तर दीजिए, ताकि हम लोग को उत्साह बढ़े कि हाँ हमारे बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आपसे वादा करते हैं कि आपका अच्छा रिजल्ट होगा, पक्का ही होगा। बस हम जितना करते हैं, जितना कहते हैं उतना करते चलिए, आपके रिजल्ट 400 450 से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 26वां प्रश्न है कि मुगल काल में चलने वाले सिक्कों का, सोने के सिक्कों का, ठीक है ना, क्या कहा जाता था। मतलब मुगल काल में चलने वाला जो सोने का सिक्का था वह कौन था, ठीक है ना। सोने का सिक्का कौन था, रुपया था, जितल था, दाम था, या इलाही था। तो इलाही बोला जाता था। क्या बोला जाता था, इलाही। सोने के सिक्कों को क्या बोला जाता था, इलाही बोला जाता था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जहांगीर का शासनकाल क्या था। देखिए वैसे नया प्रश्न पूछ दिया है कि जहांगीर का शासनकाल क्या था। यहाँ पे अकबर का शासनकाल पूछा हुआ है, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। अकबर का शासनकाल कब से कब से था, ठीक है ना। हुआ था 56 से लेकर, ठीक है ना, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक, 1605 ईस्वी तक, ठीक है ना। अकबर का ध्यान दीजिएगा, अकबर का 1605 से 1556 से 1605 तक, ये आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये भी आ सकता है। और यहाँ पे अकबर का बेटा ही था कौन, जहांगीर। जहांगीर अकबर का बेटा ही था। तो जाहिर है कि जब 1605 में अकबर खत्म होगा तो उसका बेटा राजा बना जहांगीर। तो जहांगीर कब से कब तक रहा होगा, तो 1605 से रहा होगा, ठीक है ना, 1605 से। यहाँ पर 1605 कहाँ दिया है, तो 1605 ऑप्शन बी में दिया है, अर्थात 1605 से 1627 तक कौन रहा होगा, जहांगीर रहा होगा। आपका ऑप्शन जो बी है क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। अकबरनामा, ठीक है ना, अकबरनामा अकबर के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है, जिसको किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था, अबुल फजल ने, ठीक है ना। और उसका अंग्रेजी में किसने अनुवाद कर दिया था, तो हेनरी बेवरेज ने। किसने किया था, हेनरी बेवरेज ने। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बाबरनामा किसने लिखा था। बाबरनामा स्वयं बाबर ने ही लिखा था। बाबरनामा बाबर लिखा था, अकबरनामा अबुल फजल लिखा था, और एक और आता है हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है ना। तीनों प्रश्न को याद कर लीजिएगा। बाबरनामा बाबर लिखा था, अकबरनामा अबुल फजल लिखा था, और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम लिखी थी। एक और यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि अकबर जो नामा है, अकबरनामा, ठीक है ना, अकबरनामा को 3 खंड में बांटा गया, ठीक है ना, 3 खंड में। और उसका जो तीसरा खंड है, तीसरा खंड को बोला गया है आईन अकबरी। तीसरा खंड को आईन अकबरी। तो उस ये भी प्रश्न पूछता है कि आईन अकबरी कितने भागों में बट रहा है, तो 5 भागों में, और अकबरनामा 3 भागों में, ठीक है ना। तो आईन अकबरी की रचना किसने किया होगा, जाहिर है कि अकबरनामा का ही तीसरा भाग है, तो अकबरनामा का रचना किसने किया, अबुल फजल ने। तो आईन अकबरी का ही रचना किसने किया होगा, अबुल फजल ने ही किया होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि टोडरमल कौन था। टोडरमल कौन था, ध्यान से सुनिएगा। टोडरमल जो था अकबर के शासनकाल के समय था, ठीक है ना। अकबर के शासनकाल के समय के 9 रत्नों में, ठीक है ना, अकबर के शासनकाल में 9 रत्न थे, ठीक है ना। 9 रत्नों में ये टोडरमल भी शामिल था, ठीक है ना। तो टोडरमल कौन था, तो अकबर के वित्त मंत्री था। कौन था, वित्त मंत्री। वहाँ का जो वित्त मंत्री था अकबर के समय का क्या था, वित्त मंत्री, यानी कि उसके रुपये का लेन देन का सारा काम किस पे था, टोडरमल पे था। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि तंबाकू का उपयोग सर्वप्रथम किस, सॉरी यहाँ पर दिया है कि तंबाकू का उपयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया था, ठीक है ना। तंबाकू का उपयोग, ठीक है ना, हम लोग जो बीड़ी सिगरेट हम लोग नहीं मतलब जो पीते हैं बीड़ी सिगरेट, ठीक है ना, उस पर जो प्रतिबंध लगाया था किसने लगाया था, ठीक है ना, तो जहांगीर ने। किसने लगाया था, जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो भाई शुरू किसने किया होगा, किसने किसने शुरू किया होगा, ठीक है ना। तो उसका ही बाबूजी थे, कौन, ठीक है ना, अकबर, ठीक है ना। अकबर जो थे वो क्या किए थे, सर्वप्रथम पिए थे, अकबर ही पिए थे सर्वप्रथम, उसके बाद बंद कर दिए, मैं नहीं पिए, लेकिन लोग पीते रहे। लेकिन जब जहांगीर आया तो बंद ही कर दिया कि नहीं कोई नहीं पिएगा, इससे कैंसर हो रहा है, जो भी हो रहा है बीमारी हो रहा है, इससे कोई नहीं पिएगा। फिर कोई दूसरा आया और तंबाकू को शुरू कर दिया, और आज हमारे दादा परदादा या फिर बहुत सारे लवंडे भी पीते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसका तंबाकू का सेवन पर किसने प्रतिबंध लगाया था, तो जहांगीर। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है कि गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा था। अभी अभी बताया हमने कि गुलबदन बेगम ने किसकी रचना किया था, तो हुमायूं की। किसकी रचना किया था, हुमायूं की, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से चारों प्रश्न दिया है, चारों प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बाबर नामा को बाबर ने लिखा था, हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था, अकबर नामा को तो अकबर नामा को अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। चलिए तीनों प्रश्न पूछा गया है, तीनों प्रश्न याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया था। ध्यान से सुनिएगा, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया था, तो हुमायूं को। किसको परास्त किया था, तो हुमायूं को, ठीक है ना। हुमायूं को शेर शाह सूरी ने क्या कर दिया था, खदेड़ दिया था, ठीक है ना। और उसी समय जो मुगल वंश का लगभग आत्मा मतलब मुगल वंश का खत्म होते होते बच गया, ठीक है ना। मुगल वंश उस समय खत्म नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी हुमायूं आया, दोबारा आया, और शेर शाह को उसके बेटे को सिकंदर शाह सूरी को मारकर और फिर दिल्ली पर अपना राज करने लगा, ठीक है ना। और एक सा राज किया, फिर टपक गया, कौन, हुमायूं। तो यहाँ पे शेर शाह सूरी को किसने प्राप्त किया था, सॉरी शेर शाह सूरी किसको प्राप्त किया था, तो हुमायूं को। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि 1929 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। 1929 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। इब्राहिम बाबर और मोहम्मद खान लोधी, ठीक है ना, बाबर और मोहम्मद खान लोधी के बीच लड़ा गया था। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पहला प्रश्न था, ठीक है ना, 1526 में था बाबर और इब्राहिम लोधी का। 1527 में जो था बाबर और राणा संगा के बीच। 1528 में जो था यहाँ दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बता दूं कि बाबर और बंगाल बिहार के कुछ जो सेनापति थे, कुछ मतलब सैनिक थे, उनके बीच लड़ा गया था। और 1529 में बाबर और लोधी खां के बीच लड़ा गया था, अर्थात आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं कि अकबर का संरक्षण कौन है, ठीक है ना। अकबर का संरक्षण कौन था, तो बैरम खान था। कौन था, बैरम खान था। संरक्षण मतलब उसकी रक्षा करने वाला। पता है आप लोग को, पता ही होगा कि बाबर का मृत्यु, हुमायूं की मृत्यु के बाद, ठीक है ना, अकबर कितने साल का था, लगभग 14 साल का था, ठीक है ना। और 14 साल के अंदर में ही उसके पिताजी हुमायूं क्या हो गए, मर गए। तो उसकी रक्षा करने के लिए कोई तो कोई चाहिए ना। तो बैरम खान ने क्या किया, उसका रक्षा करने का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। तो यहाँ पे वही प्रश्न पूछा है कि अकबर की रक्षा करने का दायित्व यानी संरक्षण किसने लिया था, यानी कौन था, तो बैरम खान था, अर्थात आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी के, ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने ही करवाया था। किसने करवाया था, अकबर ने ही करवाया था। और यहाँ पे एक और प्रश्न आता है कि मुगल काल के सबसे महान शासक, ठीक है ना, सबसे अच्छे शासक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है, तो अकबर को ही। अकबर को मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासक, सबसे अच्छा शासक माना जाता है। और फतेहपुर सीकरी में किसने क्या कराया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है कि 5वें गुरु, ठीक है ना, 5वें सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था। सिख के, ठीक है ना, सिख धर्म के 5वें गुरु थे कौन, तो गुरु अर्जुन देव, ठीक है ना। इसकी मृत्यु कर दिया था कौन, तो जहांगीर। जहांगीर ने इसकी हत्या करवा दिया था, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी जो राजधानी थी वह आगरा बना दी थी, वह था सिकंदर लोधी। कौन था, सिकंदर लोधी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी, ठीक है ना, तो सिकंदर लोधी ने क्या किया था, अपनी राजधानी आगरा बना ली थी, ठीक है ना। ध्यान से सारे प्रश्नों को करते चलिए। आप लोग को ये सारे प्रश्न हलवा लग रहा होगा, है कि नहीं, बहुत ही आसान लग रहा होगा, पर
खुश होने की बात नहीं है, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको लोगों को टॉप भी लगेगा, ठीक है ना। और घबराने की बात नहीं है, सारे प्रश्न को हम कराएंगे, ठीक है ना। आगे आगे इससे अच्छे इससे मज़ेदार प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। अभी ये केवल पिक्चर है, फिल्म अभी पूरी बाकी है, बस घबराइएगा मत, मज़े से बने रहिए। सारे प्रश्न को A to Z सारे प्रश्न को 100 प्रश्न को कराएंगे। और हाँ, आप लोग गिनते चलिएगा कि आपने कितने प्रश्न को सही उत्तर दिया है, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि आपने 100 में से कितने नंबर पाए हैं, आपकी तैयारी कैसी है, क्या आप भी 400 प्लस 450 प्लस नंबर ला सकते हैं कि नहीं, केवल हमारे इस क्रैश कोर्स को कर, ठीक है ना। बहुत मेहनत लग रही है इसे करने में, ठीक है ना। और हाँ, इसके साथ साथ हम पॉलिटिकल और आगे जो है भूगोल सारे का कराने वाले हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक और दो चार, ठीक है, जितने मॉडल पेपर आएंगे सारे मॉडल पेपर को उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी कराएंगे, ठीक है ना। घबराइएगा मत, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है ना। और शुरू से अंत तक सारे क्लास को कीजिए, सारे जो इसमें क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को कीजिए, 100 प्रश्न को कीजिए और गिनते चलिए कि आपने कितने प्रश्न को सही किया है। अगर आपने 60 प्रश्न को सही उत्तर दे दिया है तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बेस्ट हुई है, आप टॉप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में, ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने एक इबादत खाना बनवाया था। इबादत खाना मतलब सलाम करने का एक महल बनवाया था, ठीक है ना, कि कोई भी जाएगा, ठीक है ना, कोई भी जाएगा, किसी भी धर्म के कोई लोग हो, ठीक है ना। अकबर देखिए क्या किया था, कोई भी धर्म का लोग हो, ठीक है ना, वहाँ पे जाएगा और अपने मन पसंद भगवान की पूजा कर सकता है, ठीक है ना, अपने मन पसंद भगवान की पूजा कर सकता है। तो अकबर ने यह कब बनवाया था, तो 1575 में, सन 1575 में किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था इबादत खाना। यानी कि कोई भी जाए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई भी जाए वहाँ पे अपने भगवान को नतमस्तक करे, ठीक है ना, वहाँ पे अपने भगवान को याद करे, उनकी पूजा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह कब बनवाया था, 1575 में। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। जो भी प्रश्न समझ ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 16 एक कुल की नीति किसने अपनाई थी। 16 एक कुल की नीति किसने अपनाई थी, तो अकबर ने ही अपनाई थी। किसने अपनाई थी, अकबर ने अपनाई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने किया था, ठीक है ना। हरियर और बुक्का ने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। कब किया था, तो 1336 में किया था। कब किया था, 1336 में किया था। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य है वह किस राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य किससे संबंधित है, तो आपका ऑप्शन में देता है हम्पी, ठीक है ना। क्या देता है, हम्पी। विजयनगर जो है हम्पी से संबंधित है, ठीक है ना। उसके साथ साथ एक और प्रश्न आता है कि विजयनगर का, ठीक है ना, प्रथम शासक कौन था। प्रथम पहला जो राजा कौन था, तो पहला राजा था हरियर। कौन था, हरियर। और बुक्का उसका भाई था। बुक्का उसका भाई था, हरियर और बुक्का दोनों भाई थे, लेकिन पहला राजा कौन बना था, हरियर बना था। उसके साथ साथ एक और प्रश्न आता है कि विजयनगर के सबसे महान शासक कौन थे, तो कृष्णदेव राय थे, ठीक है ना। सारे प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि तेलानी राम का संबंध किस राजवंश से था, तो विजयनगर से ही था। आप लोगों ने सुना होगा कहानी में, जब छोटे छोटे जब होंगे तो आपकी दादी माँ या फिर दादाजी भी कहानी सुनाते होंगे तेलानी राम की कहानी। वही तेलानी राम, ठीक है ना, उनकी कहानी जो सुनाते होंगे। तो तेलानी राम किस राजवंश से थे, तो विजयनगर साम्राज्य से थे। किस नगर से, विजयनगर से या फिर हम्पी से। तो आपका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने अच्छे कितने मजेदार प्रश्न आए हैं, ठीक है ना। पर घबराइएगा मत, आसान मत बुझिएगा। आगे इससे भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। पर घबराने की बात नहीं है, सारे प्रश्नों को हम कराएंगे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था, तो अभी हमने बताया कौन था, हरियर था। आपका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अमुक्तमाल्यवाद किसने लिखा था, तो अमुक्तमाल्यवाद ने, ठीक है ना, किसने लिखा था, तो कृष्णदेव राय लिखा था। किसने लिखा था, कृष्णदेव राय लिखा था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कोई भी नहीं है, कृष्णदेव राय। इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कृष्णदेव राय है ही नहीं तो कोई नहीं होगा। अमुक्तमाल्यवाद किसने लिखा था, कृष्णदेव राय ने। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में ही स्थित है। विजयनगर में ही क्या है, विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही सारे प्रश्नों को मजे मजे से करते चलेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को प्यास लगी हो या फिर कुछ भी लगा हो तो आप लोग पानी पी सकते हैं, ठीक है। बस सारे प्रश्नों को कीजिएगा, लाइन बाय लाइन सभी प्रश्नों को कीजिएगा, कोई भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे 100 प्रश्न आपको कराने वाला है और 100 प्रश्न के साथ साथ हमको लगता है कि हम अलग से जो बताएंगे कुल मिला के यहाँ से आपके 200 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। कितने, 200 प्रश्न आपके कंप्लीट होने वाले हैं। 200 प्रश्न में तो आपके 50 प्रश्न
जरूर रहेंगे। इन 200 प्रश्नों में से 50 प्रश्न तो आपको पक्का है कि रहेंगे ही, ठीक है ना। और आपको 50 प्रश्न ही बनाना है, कितना आसान हो जाएगा, समझिए कितना आसान होगा। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो को, ठीक है ना, इस क्लास को एग्जाम से एक दिन पहले भी देख के जाइएगा, ठीक है ना। एग्जाम से एक दिन पहले देख कर जाइएगा, ताकि उस दिन भी आपका 200 प्रश्न एक बार में रिवाइज हो जाएगा, और 200 प्रश्न में से आपके 50 प्रश्न तो आएंगे ही, और आप 50 में 50 करके आइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि विजयनगर में आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था। विदेश से कौन सा यात्री था जो विजयनगर में सबसे पहले आया था, तो निकोलो कोंटी था। कौन था, निकोलो कोंटी था, ठीक है ना, जो सबसे पहले कहाँ विजयनगर में आया था। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सदाशिव राय, ठीक है ना, सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासक था। जो सदाशिव राय था वो विजयनगर साम्राज्य के किस वंश का शासक था, तो तुगलक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था, तुगलक वंश का। विजयनगर साम्राज्य में लगभग 5 वंश थे, ठीक है ना, 5 वंश थे। उन 5 वंशों में एक था तुगलक वंश, और तुगलक वंश से कौन था, सदाशिव राय था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि महिला संत अंडाल किसकी उपासक थी। महिला संत अंडाल जो है किसकी उपासक थी। अभी हमने बताया है कि महिला संत अंडाल जो थी, अंडाल किसकी उपासक थी, तो भगवान विष्णु की थी। और कराइकल किसकी थी, तो शिव की थी। और मीरा किसकी थी, तो भगवान श्री कृष्ण की थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि अंडाल विष्णु की क्या थी, उपासक थी या फिर भक्त थी। अगला प्रश्न क्या है, कितना मजेदार प्रश्न है कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए कितना आसान प्रश्न है। कबीर वही कबीर जो दोहा लिखते हैं, ठीक है ना, वही कबीर जो दोहा लिखते हैं, ठीक है ना, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कैसे कबीर, कैसे काशी। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। वही कबीर जो दोहा लिखते हैं, ठीक है ना, लिखते नहीं है, लिखते थे, अभी नहीं मर गए हैं, ठीक है ना। आपने इनका दोहा भी सुना होगा कि काल करे सो आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो मैं भी आप लोग से कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस क्लास को कल करने की ठान दिया है, नहीं आज हम छोड़ देते हैं, आज कोई काम है या फिर कुछ भी है, कल करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, ठीक है ना। कल पता नहीं कल दूसरा आपके पास काम आ जाए, इसीलिए आप अच्छे से एक मिनार से बने रहिए शुरू से अंत तक, और इस क्लास को कर ही लीजिएगा। आपको 200 कंप्लीट हो जाएंगे, 200 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होंगे, जहाँ से 50 ऑब्जेक्टिव रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ किसकी स्थापना की है, ठीक है ना। खालसा पंथ की स्थापना किसने की है, ठीक है ना। खालसा पंथ की स्थापना किसने की है, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है। किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किसका स्थापना किया था, खालसा पंथ का किया था, ठीक है। और ये कहाँ के थे, सिख धर्म के गुरु थे, ठीक है। चलिए और हमारे बिहार के भी थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना, चैतन्य महाप्रभु किसकी आराधना करते थे। चैतन्य महाप्रभु तो श्री कृष्ण की, किसकी करते थे, भगवान श्री कृष्ण की अपन उपासना करते थे चैतन्य महाप्रभु। और यहाँ कहाँ पे अपना जो प्रचंड रूप दिखाए थे, मतलब कि चैतन्य महाप्रभु मतलब कहाँ के विद्वान संत थे, तो बंगाल के, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के जो, ठीक है ना, सबसे अच्छे माने जाते हैं वहाँ के संत, ठीक है ना। वहीं पे इन्होंने क्या किया था, कृष्ण भक्ति को बढ़ावा दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। जो महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन किसने लाया था, ठीक है ना। महाराष्ट्र में जो थे भक्ति मतलब भक्ति, भगवान की भक्ति करने का जो आंदोलन था वो किसने लाया था महाराष्ट्र में, तो ज्ञानेश्वर जी लाए थे। कौन लाए थे, ज्ञानेश्वर जी। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि चिश्ती, ठीक है ना, चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक, यानी कि चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, कितना आसान प्रश्न है, तो अजमेर में। देखिए कैसे घुमा कर दिया है प्रश्न, इससे भी पहले प्रश्न आया हुआ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, लेकिन यहाँ पे घुमा कर प्रश्न दिया है कि चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो आप कितना हो घुमा कर दीजिए, हमारे बच्चे जो है बहुत इंटेलिजेंट है। तो कहाँ है जी, अजमेर में है, आप लोग को पता ही है, ठीक है ना, कहाँ है, अजमेर में है। अर्थात आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ से एक और भी प्रश्न पूछा हुआ है, यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो कौन है जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और इसकी दरगाह कहाँ है, तो अजमेर में है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सारे प्रश्न को, ठीक है ना, देखिए उन्हें कितने कम समय में ही, ठीक है ना, बहुत कम समय में 50 प्रश्न को कर लिए हैं, बस 50 प्रश्न और बचे हैं, ठीक है ना। उसको करने के बाद हम लोग सब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे और सारे प्रश्न को अच्छे से करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एक भी प्रश्न आपको भूलने का चांस नहीं है, सारे प्रश्न को अच्छे से लाइन बाय लाइन करते चलेंगे, आपको सारे प्रश्न याद भी हो जाएंगे। और जो याद नहीं है
अच्छे से आपके दिमाग में बैठ भी जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि तहकीक ए हिंद, ठीक है ना, पुस्तक किसने लिखी है। तहकीक ए हिंद जो है पुस्तक किसने लिखी है, तो वह लिखी है अल बरूनी ने। किसने लिखी है, अल बरूनी ने, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इबन बतूता जो था वो किसने क्या लिखा था, तो रेहला लिखा था, रेहला, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछता है कि रेहला किसकी रचना है, तो इबन बतूता की। और तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद किसकी रचना है, यहाँ पे तहकीक ए हिंद न देकर किताब उल हिंद भी दे सकता है, तो दोनों किसकी रचना है, अल बरूनी की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि विदेशी यात्री टैवर्नियर पेशे से क्या था। नया नया प्रश्न बन के आया है कि जो टैवर्नियर है, ठीक है ना, टैवर्नियर वह पेशे से क्या था, वह क्या करता था, पेशे से वह क्या करता था, तो वह क्या करता था जी, तो वह घोड़ा बेचता था, घोड़ा का व्यापारी था। क्या था, घोड़ा का व्यापारी था, अर्थात आपका ऑप्शन सी डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए कितने मजे कितने आसान आसान प्रश्न आए हैं, ठीक है ना। और इस सारे प्रश्न को अच्छे से मजे से करते चलेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, कान में हेडफोन लगाए रखिए और मस्ती से सारे प्रश्नों को कीजिए, सारे प्रश्न आपके याद हो जाएंगे, 1 से 200 प्रश्न आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यूनानी शासक सेलुकस का राजदूत कौन था। सेलुकस का राजदूत, ठीक है ना, राजदूत मतलब उसका जो दूत था, ठीक है ना, वो कौन था, तो मेगा अस्तनिज था। कौन था, मेगा अस्तनिज था। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि मेगा अस्तनिज, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, मेगा अस्तनिज क्या था, तो राजदूत था। क्या था जी, राजदूत था। कई लोग कहते हैं कि यह क्या था, एक व्यापारी था, कई लोग कहते हैं कि या फिर एक विदेशी यात्री था, या यात्री भी नहीं था, क्या था, राजदूत था। प्रश्न पूछता है कि मेगा अस्तनिज क्या था, तो राजदूत था, ठीक है ना, राजा का दूत था। यानी कि राजा के पास पल पल की खबरें कौन देता था, तो मेगा अस्तनिज देता था। और वह किसका राजदूत था, तो सेलुकस का। और सेलुकस कौन था जी, सेलुकस वहीं सिकंदर का सेनापति। कौन था, सिकंदर के साथ जो सेलुकस आया था वहीं। और किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगा अस्तनिज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और राजदूत की तरह, ठीक है। चलिए तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सारे प्रश्न को इस तरह से आपके दिमाग में बैठा देंगे कि कभी भूल ही नहीं पाइएगा, ठीक है ना। बस मजे से सारे प्रश्न को करते चलिए। अगला प्रश्न क्या है कि मार्को पोलो किस राष्ट्र के निवासी था। जो मार्को पोलो था विदेशी यात्री, वह कहाँ से आया था, ठीक है ना। मार्को पोलो कहाँ से आया था, तो इटली से आया था। कहाँ से आया था, इटली से आया था, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है। अभी प्रश्न पूछ दिया कि नहीं कि अल बरूनी की पुस्तक क्या है, किताब उल हिंद। एक और प्रश्न पूछा था कि तहकीक ये हिंद किसकी रचना है, तो अल बरूनी की। यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो अल बरूनी की। और जब किस भाषा में लिखा है, तो दोनों किताबों को अरबी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है, अरबी भाषा में, अर्थात आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं कि इबन बतूता को, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, इबन बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी, ठीक है ना, इबन बतूता भी मोरक्को से आया था, ठीक है ना। इसको किसने अपना काजी बना दिया था, ठीक है ना, दिल्ली का, समझ लीजिए दिल्ली सल्तनत का काजी किसने बना दिया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत का काजी बना दिया था किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। यानी कि वहाँ के जो न्याय जो करना है, ठीक है ना, न्याय छोटा मोटा जो न्याय होता है उसका संरक्षण कौन बन गया था, इबन बतूता बन गया था। और किसने बनाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न कि जीन बैप्टिस्ट बेनेडियर ने भारत की यात्रा कितनी बार किया है। वही बेनेडियर, ठीक है ना, जो पहले प्रश्न किया है, ठीक है ना, वही बेनेडियर है। इसने भारत की यात्रा कितनी बार किया है, तो कुल 6 बार। कितनी बार यात्रा की है, तो 6 बार यात्रा की है। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है ना, घबराइएगा नहीं, सारे प्रश्न आपके याद में हो जाएंगे, ठीक है ना, सारे प्रश्न याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए गवर्नर जनरल ने हड़प नीति, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति यानी व्यापार नीति अपनाई थी। वह कौन था गवर्नर जनरल था जो हड़प नीति यानी कि व्यापार नीति अपनाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने। कौन अपनाया था, लॉर्ड डलहौजी। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके नए नए प्रश्न लग रहे होंगे, सारे प्रश्न आपको नए नए लग रहे होंगे, पर घबराइएगा नहीं, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। बस शुरू से अंत तक क्लास करते चलिए, अच्छे से ध्यान से सुनते चलिए, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। भटकिएगा तो भटकते रह जाइएगा, और एक रास्ते पर चलिएगा सही से, तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। बंगाल में छात्रों अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था,
तो वह लागू किया गया था 1793 में। कब लागू किया गया था? 1793 में, अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 63 नंबर प्रश्न है कि दामिन इको क्या है? तो भूभाग है। क्या है जी? भूभाग है। पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है ना, भूभाग है जहाँ पे खेती किया जाता था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? दक्कन में जो दंगा आयोग हुआ था वह कब हुआ था, ठीक है ना। तो वह हुआ था 1875 में। 1875 में क्या हुआ था? दक्कन में जो दंगा हुआ था कब हुआ था? 1875 में, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं कि फ्रांसीसी बुकानन के विवरण किस जनजाति से संबंधित है? जो फ्रांसीसी बुकानन था वह किस जनजाति से संबंधित है? तो वह है संथाल। किस जनजाति से? संथाल जनजाति से, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कार्नवालिस कोड कब बनाया गया था? कार्नवालिस कोड कब बनाया गया था? तो भी 1793 में ही बनवाया गया था। कब बनाया गया था? 1793 में। और यहाँ पे एक और प्रश्न आया था, ठीक है ना। एक और प्रश्न क्या था यहाँ पे है कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1793 में ही बंगाल में लागू किया गया था। और कार्नवालिस कोड कब लगाया गया था? कार्नवालिस कोड कब बनाया गया था? वो भी 1793 में ही बनवाया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 67 नंबर कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। कब हुआ था? 1855 में। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एक और प्रश्न पूछता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है ना। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कानू ने। किसने किया था? सिद्धू कानू ने। और कब हुआ था? तो 1855 में। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सारे प्रश्नों को कीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे से समझ कर, ठीक है ना। हम समझाएंगे भी उतना ही अच्छे से, आपको समझना ही है उतना ही अच्छे से, और सारे प्रश्नों का उत्तर भी आपको याद करना है, ठीक है ना। जाना कहीं नहीं है। अगर एक बार में याद ना हो तो दोबारा देख लीजिएगा। दोबारा देखने के तो चांस ही नहीं छोड़ेंगे। सारे प्रश्नों को आपको दिमाग में बैठा देंगे। और हाँ, एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले आप इसको एक बार और देख लीजिएगा। मात्र 1.5 घंटा का जो वीडियो होगा, 1 घंटा का जो वीडियो होगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। या 1 घंटा की वीडियो आपको 50 नंबर दिला देगा। कितना नंबर? 50 नंबर दिलाएगा। उस दिन क्या होगा? आपका रिवीजन हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। जब आप एग्जाम के एक दिन पहले इसको देखिएगा तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। और आप जाइएगा एग्जाम देने, धरा धरा 50 क्वेश्चन को सही करके आइएगा। पर हाँ, घबराइएगा मत, ठीक है ना। अच्छे कॉन्फिडेंस के चलते आप गलती आंसर मत दीजिएगा, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है, पर आराम से सारे प्रश्नों को बनाइएगा, ठीक है ना। ऐसे आपके दिमाग में बैठाएंगे कि सारे प्रश्न आपको देखते ही बन जाएंगे, ठीक है ना। पर अच्छे से बनाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बुद्धू भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? बुद्धू भगत, ठीक है ना। बुद्धू भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कोल विद्रोह का। किस विद्रोह का? कोल विद्रोह का। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में, ठीक है ना। दिल्ली से 1857, ठीक है ना। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह दिल्ली से किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने। किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। या वही बहादुर शाह जफर है जो मुगल साम्राज्य का क्या था? अंतिम शासक था। कौन था जी? अंतिम शासक था। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह था, ठीक है ना। और यही क्या किया था? दिल्ली से क्या किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पीर अली ने 1857 के विद्रोह में कहाँ का कमान संभाला था? पीर अली तो पटना से। पीर अली पटना से। और दिल्ली से कौन थे? दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर। और पटना से थे पीर अली, ठीक है। चलिए झांसी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की, ठीक है ना। और एक और भी है जगदीशपुर से कौन थे? तो हमारे वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है ना। बिहार के जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है ना। सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया, ठीक है ना। जब बहादुर शाह जफर, वही बहादुर शाह जफर जो 1857 का क्या किया था? क्रांति का नेतृत्व किया था दिल्ली से। इन्हीं को क्या किया था? अंग्रेजों ने उठाया इनके राजा के पद से और उठा के भेज दिया कहाँ? तो रंगून, ठीक है ना। कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया। जब ये 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े तो अंग्रेज तो जीत गए। और जीतने के बाद क्या किए? ये राजा थे और उठा के इनको गद्दी से फेंक दिया कहाँ पे? रंगून के जेल में बंद कर दिया, ठीक है ना। और वहाँ पे इनकी मौत हो गई। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अगला प्रश्न है 72 नंबर की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? रानी लक्ष्मीबाई झांसी की तो थी, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? तो ग्वालियर में। कहाँ हो गई? ग्वालियर में। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ के नेतृत्व कर रही थी 1857 के विद्रोह में? तो झांसी से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी?
1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको करने का तिथि जो था कब था, यानी कि कब हम लोग 1857 का विद्रोह करते हैं, वह समय था 31 मई को। कब था जी? 31 मई को दिन था कि 31 मई को हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, अंग्रेजों से लड़ेंगे, अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ देंगे। लेकिन 31 मई को ना करके कब हो गया, 30 मई हो गया, सॉरी 10 मई हो गया। कब हो गया? 10 मई। निर्धारित तिथि कब था? 31 मई को, और हुआ कब? 10 मई को। यहाँ से प्रश्न अपने ध्यान से सुनिएगा कि 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, यानी निर्धारित की हुई तिथि क्या थी, तो 31 मई को। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और वहीं जगह प्रश्न पूछ देता कि 1857 का विद्रोह कब हुआ था, तो वह हो जाता 10 मई का। ठीक है, 10 मई का। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है 74 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वहीं कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी जो भी लालू यादव उनका नेतृत्व करते हैं, मतलब बहुत सारे नेता हैं लेकिन मुख्य माने जाते हैं लालू यादव, ठीक है ना, प्रधानमंत्री वहाँ से बने होते हैं लालू यादव जी है, ठीक है ना। तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, वहीं कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना, और कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। और कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, ठीक है ना, 1947 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना था किसने किया था, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो ए ओ हुम ने। किसने किया था? ए ओ ह्यूम, ठीक है ना, किसने किया था? ए ओ हुम ने किया था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब किया था, तो 1885 में। यहाँ से आपके 4 प्रश्न कंप्लीट हुए। ध्यान से समझिएगा, 4 प्रश्न। पहला कि कब हुई, 1885 में। किसने किया था? ए ओ हुम ने। किसने किया था? ए ओ हुम ने, ठीक है ना। और इसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और कब बने थे, तो 1947 में बने थे। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय कौन था जब 1857 की क्रांति हुई, तो पाम अस्टर्न था। कौन था? पाम अस्टर्न था, ठीक है ना, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था पाम अस्टर्न, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था। जो रानी लक्ष्मीबाई थे उसके पति का नाम क्या था, तो गंगाधर राव था। कौन था? गंगाधर राव, ठीक है ना। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 77 नंबर प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम, ठीक है ना, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या था, ठीक है ना। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी जब भारत आए थे तो उनके द्वारा उनके स्वागत के लिए एक भवन बनवाया गया था। उस भवन का नाम क्या था, तो उस भवन का नाम था, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए देखिए क्या हुआ था, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था, ठीक है। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कैप्टन हॉकिंस, ठीक है ना, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस जो था किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। और सिख गुरु के जो 5वें गुरु थे अर्जुन गुरु, ठीक है ना, गुरु अर्जुन देव, ठीक है ना, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था, तो जहांगीर नहीं करवाया था। हमने पहले ही इस क्वेश्चन को कर लिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिव एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। रेगुलेटिव एक्ट जो था वह किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है ना, तो 1773 में। कब पारित किया गया था, 1773 में, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 80 नंबर। देखिए 80 नंबर प्रश्न पर हम लोग पहुंच गए हैं, मात्र 20 प्रश्न और रहेंगे, ठीक है ना। कितने प्रश्न बाकी है, 20 प्रश्न बाकी है, बस कुछ समय और लगेंगे, 20 प्रश्न खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही मजे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट हम लोग करते जा गए हैं, ठीक है ना। और उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग को याद हो गए होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग को तो कोई दिक्कत हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो मजे से सारे प्रश्नों को करते चलिए। बस थोड़ा सा प्रश्न और बचा है। अगला प्रश्न क्या है, 80 नंबर की भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित कर दी गई। यानी कि भारत की राजधानी पहले क्या थी जी, कलकत्ता थी। क्या थी, कलकत्ता। और उसके बाद अभी क्या बन गई है, दिल्ली। तो कलकत्ता कब हट गया, तो सन 1911 में। 1911 में कलकत्ता को हटा दिया गया और क्या बना दिया गया, दिल्ली को। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कराया, 81 नंबर कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य कला की उदाहरण है। विक्टोरिया का जो टर्मिनल है, ठीक है ना, विक्टोरिया टर्मिनल वह किस स्थापत्य शैली, किस कला की उदाहरण है, ठीक है ना, तो नवकार्तिक। किस कला की उदाहरण है जी, नवकार्तिक कला की उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 82 नंबर प्रश्न है कि सन 1919 में गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये तो 1919 आप लोग को याद ही होगा, किस 1919 के नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। और कौन सी आंदोलन किया था, ठीक है ना, 1919 में, तो खिलाफत आंदोलन किया था। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन किया था सन 1919 में, ठीक है।
और क्यों किया था जी? क्योंकि इसी समय 1919 में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था जी? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह कांड बहुत ही भयानक कांड था, ठीक है ना। इसमें हुआ क्या था कि सारे लोगों को चार दीवारी में, ठीक है ना, सारे लोगों को बुलाया गया एक चार दीवारी में, चारों तरफ से बंद था, एक गिर था यहाँ पे, ठीक है ना। सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए, किसके लिए? तो कुछ पार्टी नहीं, मतलब कुछ भाषण देने के लिए, मतलब कोई नेता आए थे। और हुआ क्या कि यहीं पे आया अंग्रेज का, ठीक है ना, नेता, और क्या किया, यहाँ पे एक बम लगा दिया और सारे लोगों को मरवा दिया। बहुत सारे लोग, कुछ बचने भी, कुछ एक भी लोग नहीं बचे। कुछ ने जान बचाने की कोशिश की, कोशिश करने के चक्कर में क्या किए कि कुआं था, इसी के अंदर कुआं था, कुआं में कूद गए और उनके देखा देखी बहुत सारे लोग कूद गए और उनमें बहुत सारे लोग आपस में कुचा उचा कर क्या हो गया, मर गए। यह था जालियांवाला बाग का हत्याकांड का दृश्य। सारे लोगों को मार दिया गया था, ठीक है ना। वही था 1919 में हुआ था। और इसी के खिलाफ क्या किया था? खिलाफत आंदोलन हुआ था। और किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो 1919 में कौन सी आंदोलन हुई थी? गांधी आंदोलन, अर्थात आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था? आपने सुना ही होगा, ठीक है ना, कि महात्मा गांधी बहुत सारे काम किए, देश के लिए काम किए, ठीक है ना। उन्होंने राजनीति भी खेला, शिक्षक का भी काम किया है ना, चिकित्सक का भी काम किया, वकील का भी काम किया। वो तो वकील तो थे ही, ठीक है ना, लेकिन मुख्य रूप से क्या थे? तो वकील थे। मुख्य रूप से क्या थे जी? वकील थे। आपका सी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो लंदन से, ठीक है ना। बहुत सारे शिक्षा प्राप्त की है, प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त किए थे, लेकिन जो उच्च शिक्षा है, ठीक है ना, अच्छी शिक्षा, जो उच्च शिक्षा है उनकी, वह कहाँ से प्राप्त किया है? तो लंदन से, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1988 में। कब आया था? 1988 में, अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो हमारे ही बिहार के चंपारण जिला से। कहाँ से? चंपारण जिला से ही महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन शुरू किया था। कि जब चंपारण आए तो देखा कि यहाँ के लोग में जोश है, जुनून है, ठीक है ना, और यहाँ से अपना आंदोलन क्या कर दिया? शुरू कर दिया, और ठीक है ना। और पहला आंदोलन क्या हुआ? चंपारण आंदोलन के नाम से जाना गया, या फिर सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना गया। सत्य के लिए खोज, ठीक है ना, सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। सत्य की खोज के लिए पहला आंदोलन किए थे, वो भी चंपारण से। और कब किए थे? इसका उत्तर आपको कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, 1717 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। और दांडी यात्रा भी किए थे किसने? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या किया था? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किया था। वहीं दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? आप लोगों ने ये सब प्रश्न तब तो सुना ही होगा, पर आप लोग को उत्तर मालूम नहीं होगा, तब मैं आपको बता दूं कि मुनिया। महात्मा गांधी को बचपन में, पहले ये समझ लीजिए कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास था। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना, मोहनदास था, ठीक है ना, मोहन। तो मोहनदास, वही मोहन, ये सारे लोग इनको मोहनदास कहता है, लेकिन इनकी माँ जो थी प्यार से उनको क्या बुलाती थी? तो मुनिया बुलाती थी। क्या बुलाती थी? मुनिया। वही इनके बचपन का नाम क्या हो गया? मुनिया, अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सर की उपाधि किसने लौटा दी? सर यानी गुरु, ठीक है ना, वही गुरु, सर की उपाधि किसने लौटा दी था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि लौटा दी। इनको कहा जाता था कि सर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, सारे लोग इनको सर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से पुकारते थे, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमको सर कोई नहीं कह सकता है, और हम अपने ऊपर से सर को क्या करते हैं? हटाते हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कर दिया था? सर की उपाधि लौटा दी थी, अर्थात आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में हुआ। किसने किया था? तो वही महात्मा गांधी ने। किसने किया था जी? महात्मा गांधी ने 1942 में एक आंदोलन छेड़ा कि भारत को अब छोड़ दो। कौन? तो अंग्रेज, सब अंग्रेज, अब तुम भारत को छोड़ दो। वही आंदोलन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने 1942 में, अर्थात आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर, बस 10 प्रश्न और बचे हैं। 10 प्रश्न है, ठीक है ना। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। बस 10 प्रश्न है, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? माउंट बेटन जो योजना थी वो कब लाया गया था? तो 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना प्रस्तुत की गई थी, अर्थात आपका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 92 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक कौन थे?
अभी अभी मैंने बताया है, ठीक है ना, कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। और किसने किया था, तो एवो ह्यूम ने। किसने किया था, एवो ह्यूम, ठीक है ना, किसने किया था, एवो ह्यूम किया था। अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, ठीक है ना। हमारा गला बैठ रहा है, ठीक है ना, पर फिर भी कोई बात नहीं है, सारे प्रश्न हम कराएंगे। आप लोगों को प्यास लगे तो पानी भी पी सकते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। चलिए बस थोड़ा सा प्रश्न अब बचा है, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। चलिए आवाज़ संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगला प्रश्न क्या करा 93 नंबर कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, तो वर्मा में। कहाँ से, वर्मा में, बांग्लादेश के वर्मा में ही आज़ाद हिंद फौज बनाया था। किसने, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, वही जिनको हम लोग नेताजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, नेताजी बोलते हैं। यहाँ पे प्रश्न ये भी बनता है कि नेताजी की उपाधि किसे मिली है, तो सुभाष चंद्र बोस की। एक और प्रश्न कि आज़ाद हिंद फौज को किसने बनाया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज को कहाँ बनाया गया था, तो बर्मा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 94 नंबर प्रश्न है कि पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया, ठीक है ना। पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता, ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। इसमें कहना क्या चाहता है कि हम लोग का देश कब आज़ाद हुआ था, कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को। कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को। 15 अगस्त की रात को, 15 अगस्त को नहीं, 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आज 14 तारीख है, ठीक है ना, मान लीजिए आज 14 तारीख है, तो आज 12 बजे, कब, 12 बजे हमारा देश आज़ाद होगा। आज रात के 12 बजे देश आज़ाद हुआ, तो इसी आज के दिन को, ठीक है ना, आज के दिन को यानी कि 14 तारीख को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और हम लोग नए दिन के, ठीक है ना, उसके अगले दिन को यानी जब सुबह हुआ, ठीक है ना, अगले दिन जब सुबह हुआ उस दिन को हम लोग यानी कि 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे यही प्रश्न पूछ रहा है कि स्वाधीनता कब मनाता है, पाकिस्तान ने अपना स्वाधीनता दिवस कब मनाया है, तो 14 अगस्त को, ठीक है ना। और यहाँ पे पाकिस्तान क्या हुआ था, इसी रात को अलग हो गया था, कौन, पाकिस्तान। और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना क्या मनाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो वही प्रश्न है कि पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता कब, किस दिवस को मनाया था, तो 14 अगस्त 1947 को। अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई थी। सबसे पहले कि गांधी जी को गोली किसने मारी थी, तो नाथूराम गोडसे ने। किसने मारी थी, नाथूराम गोडसे ने। और नाथूराम कौन थे, तो भगत सिंह के दोस्त थे, ठीक है ना, बहुत परम मित्र थे। और उन्हीं के याद में महात्मा गांधी को क्या मार दिया, गोली मार दिया, किसने, नाथूराम गोडसे ने, ठीक है। कि भाई तुमने हमारे दोस्त को, भगत सिंह को नहीं बचाया है, हम तुमको जिंदा नहीं जाने देंगे, हम तुमको मार देंगे। और गांधी जी को क्या कर दिया, नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। और कहाँ मार दी, तो दिल्ली में। कहाँ मार दी, दिल्ली में। अर्थात आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अर्थात ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है ना। और एक और प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, और संविधान के पिता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को। संविधान के पिता महात्मा गांधी को। और पूरे राष्ट्र के पिता यानी पूरे देश के पिता यहाँ पे गलती बता दी है, पूरे देश के पिता महात्मा गांधी को। और संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान के पिता या संविधान का जनक, ये भारतीय संविधान के पिता या भारतीय संविधान के जनक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और पूरे राष्ट्र के पिता कौन थे, तो महात्मा गांधी, ठीक है ना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। भारत के गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। और प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपराष्ट्रपति कौन थे, प्रथम उपराष्ट्रपति, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना, जिनके याद में हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। यहाँ से आपके कितने सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए, लगभग हमको लगता है 7 प्रश्न कंप्लीट हो गए। कि महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे या फिर संविधान के अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के संविधान के जनक थे या फिर पिता थे, ठीक है कि नहीं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति थे। और वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और द्वितीय उपराष्ट्रपति भी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सारे प्रश्नों को आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। कितना आसान प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। और भारत कब गणतंत्र हुआ, तो 1950 को। गणतंत्र कब हुआ, 1950 को ही। और संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को ही, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 98 नंबर कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो पाकिस्तान के पहला प्रधानमंत्री था हुआ था लियाकत अली। कौन था जी, लियाकत अली। लियाकत
अली था। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, मोहम्मद अली दिया है, इकबाल अहमद दिया है, मौलाना आज़ाद दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। तो यहाँ पे लियाकत अली है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है, 99 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, तो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। प्रश्न भी पूछेगा कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। और प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एक और प्रश्न आता है कि जय जवान जय किसान, ठीक है ना, और जय विज्ञान, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, लास्ट नंबर प्रश्न है, ठीक है ना, 100 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। आखिर हम लोग 100 प्रश्न को कंप्लीट कर ही दिए कि हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। राष्ट्रगान, ठीक है ना, कौन है ये राष्ट्रगान, जनगण मन। इसी जनगण मन को किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है जनगण मन। और राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम को किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम ध्यान से लिखिएगा, वंदे मातरम, तो बस से बंकिम, ठीक है ना, बस से बंकिम, वन से बंकिम हो गया, यानी कि वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान जनगण मन के रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, अपने ऊपर से सर की उपाधि हटा दिया था। ठीक है, चलिए फाइनली हम लोग 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। हमको उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को 100 प्रश्न कंप्लीट अच्छे से याद हो गए होंगे, अच्छे से याद हो गए होंगे। और ठीक है, और यहाँ से हमने 100 प्रश्न कराए हैं, और हमको लगता है कि हमने 100 प्रश्न के अलावा 150 से 200 प्रश्न आपको करा दिए हैं, अलग से भी बताकर। सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर दीजिएगा, और यहाँ से आपके 50 नंबर कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है ना, लगभग 25 नंबर इस क्लास के 100 प्रश्न में से 25 नंबर यहाँ से आएंगे, और हमने जितना बताया है अलग से प्रश्न, वहाँ से भी 10 से 15 प्रश्न रहेंगे ही तो रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपका 40 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव में 2 तरह के प्रश्न आते हैं, एक लघु उत्तरीय, ठीक है ना, दूसरा दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय के लिए 2 नंबर मिलते हैं, और दीर्घ उत्तरीय के लिए 5 नंबर मिलते हैं। लघु उत्तरीय में कुल 30 में प्रश्न पूछता है, कितना प्रश्न पूछता है, 30 प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय में कुल 8 प्रश्न पूछता है। कितना प्रश्न पूछता है जी, 8। लघु उत्तरीय से हमें कुल 15 प्रश्न को बनाना होता है, और दीर्घ उत्तरीय से कुल 4 प्रश्न को। 15 प्रश्न में 2 से गुना कर दिए तो 30 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया, 30 नंबर। और 4 प्रश्नों में हमको एक प्रश्न के लिए 5 नंबर मिलता है। कितना नंबर, 5 नंबर, यानी कि 5 का 20, 30 20 कितना हो गया, 50 नंबर हो जाए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा छूट दिया है। 100 में से 50 बनाइए, 30 में से 15 बनाइए, 8 में से 4 बनाइए। हमको उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग बना ही दिए होंगे। ठीक है, इसके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए हम लोग क्या करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 30 प्रश्न और 8, और 30 प्रश्न के लिए नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, जिसमें सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आपकी आम भाषा में दिए जाएंगे, आपको अच्छे से याद करा देंगे। ठीक है ना, और उसके साथ साथ हम आपको 60 प्रश्न देंगे। इसी 60 प्रश्न में से आपके 30 प्रश्न रहेंगे, और 30 में से आपको 15 प्रश्न बनाना ही होगा। ठीक है ना, बहुत जल्द यह क्लास लेकर आएंगे 7 प्रश्न। ठीक है ना, लघु उत्तरीय के लिए 60 प्रश्न, 60 में से 30 रहेंगे, और आपको मात्र 15 ही बनाना है। पक्का है, 100% गारंटी है कि उसमें से 30 रहेगा ही। 30 नहीं तो आपको 15 तक पक्का ही रहेगा, 15 नहीं बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पहले यहाँ पे सारे प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग को उसका उत्तर मालूम हो तो उत्तर आप लोग खुद से लिखिए, नहीं तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का क्या कीजिएगा, इंतजार कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका सारे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका उत्तर लेकर आएंगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे प्रश्नों को यहाँ पे देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तीसरा प्रश्न है कि वेदों के कितने नाम हैं। ठीक है ना, वेदों के नाम लिखना है, 4 वेद है उनके नाम लिखना है। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए। ये सारे प्रश्नों को लिख लीजिएगा। 16 महाजनपद है, 16 में से किसी 4 का नाम लिखना है। फयान कौन था, ठीक है ना, फयान कौन था उसके बारे में लिखना है। श्वेतांबर और दिगंबर कौन थे, इसके बारे में लिखना है, हमने वीडियो में बताया है। ठीक है ना, बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। ठीक है ना, उसको लिख देना है। त्रिपिटक अब क्या है, त्रिपिटक हमने बताया ही है, अभी क्लास में बताया है। ठीक है ना, अकबर के काल में दस्तूर क्या थे। मुगल काल के 2 सिक्कों का नाम बताना है। विश्व के 7 आश्चर्यों का नाम लिखना है। कितने आसान देखिए, इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, एकदम शॉर्ट प्रश्न। ठीक है ना, शॉर्ट में आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं है। 2 लाइन 3 लाइन का जो क्वेश्चन होगा उसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस 4 से 5 शब्द में जो क्वेश्चन होंगे उसी को याद करने की जरूरत है। ठीक है ना, उसी का उत्तर आप लोग खोज के लिखिएगा, और वही उत्तर हम वही क्वेश्चन ला कर देंगे। वहाँ से आपके 60 प्रश्न देंगे, 60 में से आपको मात्र 15 ही रहेगा। एग्जाम में 15 बना लेना है। ठीक है ना, 15 भी रह सकता है, 20 भी रह सकता है, 30 भी रह सकता है, मात्र आपको 15 ही बनाना है। तो इसकी इंतजार कीजिए। और यहाँ से हमने जो 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न को कंप्लीट करा लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे अपने सारे प्रश्नों को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना,
यहाँ पे ले लीजिए कुल 15 से 20 प्रश्न सारे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 20 से 21 से प्रश्न है, 21 से 26 तक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं 27, 28, 29, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अगला 30 यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखना है, यहाँ पे 30 कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे जो 8 है वह दीर्घ उत्तरीय है, इसका भी आप लोग कंप्लीट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या है, महात्मा बुद्ध के जीवनी उपदेश के बारे में लिखना है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न पूछा है, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रश्न को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, कंप्लीट हम कराएंगे, कीजिएगा नहीं हम कराएंगे, आप लोग को उत्तर देंगे, क्वेश्चन भी देंगे, आपको उसको अच्छे से याद कर देना है। याद भी करने की जरूरत नहीं है, आप क्लास को पूरा कीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बस बहुत ही जल्द हम लोग मिलने वाले हैं अगले क्लास में। ठीक है ना, और हम आपसे कहे हैं कि इस क्लास को एक बार एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, तो पक्का देखिएगा। ठीक है ना, अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कराएंगे इसी तरह के मॉडल सेट को, और सारे 5 विषय का मॉडल सेट का हम कराएंगे। ठीक है ना, 5 नहीं जितने विषय है सभी के विषय का मॉडल सेट हम लोग कराएंगे। ठीक है ना, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।